नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, राहुल सिन्हा भी इस वक्त मेरे साथ हैं। और आज आपको टीवी9 भारतवर्ष जो दिखा रहा है वो ना इससे पहले आपने कहीं देखा होगा और ना कभी इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज राहुल, इतने ज्यादा माइन्यूट यहां पर ओपिनियन हमने जो लिया है ये कहीं नहीं दिखे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो ओपिनियन पोल हमने इकट्ठा किया है उसको अगर आप देखेंगे, उसका जो तरीका है, जितनी रीच हम लोगों तक पहुंचे, यानी लोगों तक पहुंचकर उनके ओपिनियन लेना और फिर इस पूरे डेटा को आपके सामने रखना, बहुत ही चौंकाने वाली कुछ चीजें इस ओपिनियन पोल के अंदर है। अब अगले 1 घंटे जो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं जी, रुक कर रहिएगा स्क्रीन पर। बिल्कुल आपको कुछ ऐसी जानकारियां कुछ सीट के हिसाब से बताएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे आप। हैरत में पड़ जाएंगे। और जिस तरह से इस बार का चुनाव अलग है, ये ओपिनियन पोल भी बिल्कुल अलग है। और यहां पर टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी है कि एक एक सीट का आपको हम यहां पर ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा अभी तक का ओपिनियन पोल है, इसमें लोग हमें फोन कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी सीट पर क्या है आपके पास। और हमारे पास, अगर आपने अभी तक फोन नहीं किया है तो हम नंबर भी दिखा रहे हैं, आप उस नंबर पे। और मुझे लगता है गौरव, ये देश का पहला ओपिनियन पोल है जिसमें कि देश में बैठा कहीं भी कोई व्यक्ति फोन करके टीवी9 भारतवर्ष पर ये पूछ सकता है कि उसकी सीट पर क्या स्थिति है। फोन उठा लीजिए, नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है, आप सीधे फोन डायल करके पूछ सकते हैं हमसे कि आपकी सीट पर कौन जीत रहा है। बिल्कुल। और आइए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं अभी तक के ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आया है टीवी9 भारतवर्ष के इस ओपिनियन पोल में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, और यहां पर आप देखिए हमारे ओपिनियन पोल में ये निकल कर आया है कि 70 सीटें केवल अकेले बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 6 समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को कोई सीट नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल आरएलडी को मिल सकती है, और एडीएल को, यहां अपना दल को 1 सीट मिल सकती है। वोट परसेंटेज भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए वोट परसेंटेज जो अभी तक कहता है वो ये है कि बीजेपी प्लस को लगभग 53% वोट मिलते दिख रहे हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी को 27.23%, बीएसपी को 8.5%, अदर्स को यहां पर 1%, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों को मिला के 27.23% है, यानी इंडिया, और पता नहीं करीब 10 से 10.5%। देखिए, चलिए तो और एक दूसरा महत्वपूर्ण स्टेट हम आपको बताने जा रहे हैं। ये यूपी की 80 सीटें, एक एक सीट आप देखिए। मुझे लगता है आपको ऐसा ओपिनियन पोल कहीं देखने को नहीं मिलेगा जहां सीधे बता सकते हैं सहारनपुर में बीजेपी, बागपत में आरएलडी, मैनपुरी में एसपी, हरदोई में बीजेपी, इटावा में बीजेपी। हर सीट का आपको विश्लेषण यहां पर नजर आ रहा है। बिजनौर में आरएलडी है, इसके अलावा 73 सीटें तो ये ओपिनियन पोल बता रहा है, लेकिन घोसी में समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा जब आप जाते हैं रायबरेली में कांग्रेस है। लेकिन इस पूरे चार्ट को आप देख लीजिए, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस है, अमेठी में बीजेपी दोबारा इतिहास दोहराएगी, ऐसा यहां पर हमारा ओपिनियन पोल कहता है। और ये अमेठी रायबरेली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से कि कौन लड़ेगा। राहुल गांधी अमेठी दोबारा आएंगे, रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य होगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं सामने आया है। राहुल, कैराना देख लेते हैं, बहुत ही चर्चित सीट रही है, बीजेपी के पास बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जाटलैंड है बीजेपी के पास में। पिछली बार अगर हम इलेक्शंस में देखेंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल, बदायूं की सीट इंपॉर्टेंट सीट है, बीजेपी के पास ये भी जा रही है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। बरेली की सीट भी बीजेपी के पास है, लेकिन रायबरेली की सीट जिसको लेकर के बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रही है, और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बिल्कुल, सोनिया गांधी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस के पास एक और सीट यहां पर कैसरगंज, अभी तक बीजेपी ने इस सीट पर अनाउंसमेंट नहीं किया। ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद है, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनको टिकट नहीं मिलेगा तो भी अगर बीजेपी जीतती है तो यहां पर यह देखना होगा। एक सीट यहां पर, इस पर सबकी नजर है, खीरी, किसान आंदोलन की वजह से बहुत चर्चा में रही, यहां पर भी बीजेपी अगर जीत रही ओपिनियन पोल में तो इसका मतलब अभी यहां पर बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन का कोई माहौल नहीं दिखता है। इसके बाद बिहार आ जाते हैं। चलिए अभी हम और बात करेंगे, एक एक सीट अगर आप यूपी से हैं और इसमें अगर हम आपकी सीट की चर्चा नहीं कर पाए तो आप फोन उठाइए, हमसे पूछिए कि आप अपनी सीट पर क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन जल्दी से बिहार देख लीजिए, 40 में से 17 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, जेडीयू को 15, यानी 17, 15, 32 यहां पर जा रही हैं। एलजेपी 5, 37 सीटें हो गई, एक हम 38 सीटें हो गई, तो 38 बीजेपी प्लस और कांग्रेस यानी इंडिया को 2 सीटें। वोट प्रतिशत आप देख लीजिए 52.82, ऑलमोस्ट 53% वोट बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को, कांग्रेस और जो वहां आरजेडी के साथ जो इंडिया गठबंधन है 32.5% यहां पर वोट परसेंटेज उनकी तरफ जाते हुए, अदर्स 12.6 और पता नहीं 2%।
और चलिए अब आपको बिहार की सीटों के बारे में भी दिखाते चलते हैं। वाल्मीकि नगर जेडीयू के पास, सुपौल जेडीयू के पास में, पश्चिम चंपारण बीजेपी के पास में, वैशाली एलजेपी के पास में। एक सीट बहुत इस समय चर्चित है और मुझे लगता है उसको खोज लेना चाहिए, हाजीपुर एलजेपी के पास में। बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है, पासवान, रामविलास पासवान का वो गढ़ है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं इस समय वहां पर। बिल्कुल। और ये खगड़िया सीट जो है यहाँ पर हमको जाती हुई दिख रही है। ये जो सीट है, ये देखना होगा कि ये हमको जो सीट है ये जीत रहे हैं, तो ये पहली बार ये लोकसभा चल कर आएंगे हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बेगूसराय गिरिराज सिंह की सीट है, यहाँ पर देखिए बीजेपी दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा किशनगंज देखिए, पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी एक सीट, और यहाँ भी वो यहाँ पर जीतते हुए दिख रही है। पटना साहिब बीजेपी की सीट रही थी, वो वहां पर फिर से जीतते दिख रहे हैं। उजियारपुर जहां से नित्यानंद राय लड़ते हैं, वहां से बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। जमुई जहां से सांसद है चिराग पासवान, वहां पर फिर से एलजेपी के कोटे में जमुई जाती दिख रही है। तो ये जो सीटें हैं बीजेपी, बिहार में बहुत ज्यादा चेंज राहुल दिख नहीं रहा है। मुझे बस ये है किशनगंज सीट एक ही आ रही है, और कटिहार, किशनगंज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। पिछली बार एआईएमआईएम ने जिस तरीके से वहां पर खासतौर से विधानसभा चुनाव में और मालूम है आपको, ये किशनगंज और कटिहार, इन दो जगहों पर एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, और वहां पर कांग्रेस जीत रही है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना यहां पर। बिल्कुल। पंजाब की स्थिति भी देख लेते हैं, और पंजाब में जो इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं वो भी आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या आंकड़े हमें पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। पंजाब की स्थिति अगर आपको बताते चले तो वहां पर 13 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी के पास 2 हैं, और जैसा स्वाभाविक नजर आ रहा था या फिर जो ओपिनियन पोल हमारा बता रहा है, आम आदमी पार्टी के पास में 11 सीटें वहां पर दिखाई दे रही हैं। बाकी और किसी के पास में कुछ नहीं खुल रहा है, यानी कांग्रेस की स्थिति खराब है। पंजाब में वोट परसेंटेज भी बता देते हैं, बीजेपी को लगभग 25% वोट मिलेगा, कांग्रेस को 15.5% मिल सकता है वोट, आम आदमी पार्टी को लगभग 28% वोट मिल सकता है, और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल जो है उसको लगभग 16% वोट मिल सकता है। बिल्कुल, अदर्स के खाते में ज्यादा कुछ है नहीं, और पता नहीं 15% यहां पर बड़ा नंबर है। लेकिन जल्दी से हरियाणा की बात कर लेते हैं, पंजाब से लगा हुआ सूबा है, और यहां बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि अभी अभी सीएम बदले गए हैं। बीजेपी 10 में से 9 सीटें यहां पर जीत सकती है, और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। जेजेपी कोई नहीं, इनेलो कोई नहीं, आम आदमी पार्टी कोई नहीं, अदर्स के खाते में कुछ नहीं। 9 और 1 का आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से यहां पर दिखता है, जो यहां पर यह बताता है कि हरियाणा में बीजेपी यहां पर अच्छा, उत्तराखंड जल्दी से देख लीजिए। उत्तराखंड में बीजेपी सारी सीटें जीतेगी पिछली बार की तरह, 5 सीटें। कांग्रेस यहां पर 1 भी नहीं, अदर्स 1 भी नहीं, बीजेपी 5 की 5 सीटें जीतेगी। चलिए छत्तीसगढ़ भी आपको बताते चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। यहां पर 11 सीटें हैं, और 11 की 11 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं। और राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के 400 प्लस के लिए। 370 बीजेपी, एनडीए 400 प्लस। राजस्थान का विधानसभा चुनाव तो बीजेपी के पक्ष में गया है, लेकिन लोकसभा के ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आएगा, क्योंकि अभी तक हमने राजस्थान के आंकड़े नहीं बताए आपको। अभी तक जो बताए थे वो हम ओपिनियन पोल में बता चुके थे। राजस्थान बहुत अहम है, और राजस्थान में क्या होगा यह देखना है अब, क्योंकि राजस्थान का ओपिनियन पोल यह आपके सामने। 23 सीटें बीजेपी को और 2 कांग्रेस को यहां पर जा सकती हैं, यानी राजस्थान में बीजेपी इस बार पिछली बार से नुकसान में दिख रही है। अगर राजस्थान का देखें तो पिछली बार बीजेपी को यहां पर जो सीटें थी वो 24 थी, इस बार 23 है। और आरएलटीपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास 1 सीट थी, कांग्रेस 0 से 2 पर आती दिख रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुल। बिल्कुल, अब वोट परसेंटेज भी बता देते हैं कि किसको कितना वोट मिल सकता है राजस्थान में। अगर 25 में से 23 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं और 2 कांग्रेस के पास, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी का वोट परसेंटेज जो हमारा ओपिनियन पोल है वो बता रहा है लगभग 53% वोट मिल सकता है बीजेपी को, कांग्रेस को 36.5% वोट मिल सकता है, और बाकी अन्य को लगभग 1% वोट मिल सकता है। बिल्कुल, तो राजस्थान में बीजेपी 23, कांग्रेस 2, वोट परसेंटेज भी बीजेपी का 2019 से कम होता दिखता है। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, नरेंद्र सिंह, और वो जानना चाहते हैं कि गाजीपुर से कौन आगे है, क्या कहता है आपका ओपिनियन पोल। शिव और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोलस्टैट एंड पीपल इनसाइट से, और इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे जैसा अभी तक हम पूछ रहे थे वो अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दूं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में कौन है। हमारे साथ इस वक्त महिमा सिंह है, कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रशांत जीएस हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ स्टूडियो में राजेश जोशी जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, और जयशंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले प्रशांत, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 400 प्लस का टारगेट पूरा करना है। पिछली बार 24 थी, ओपिनियन पोल में 1 सीट कम होती दिख रही है, क्या कहना है?
जो भी हमारा अभी वोट शेयर जो आप बता रहे हैं ना 53.2 जैसा, हमको यकीन है कि राजस्थान में 25 में 25 सीट हम लेके आएंगे, क्योंकि जो भी हमारा डबल इंजन सरकार उधर काम कर रही है अभी, तो उसके हिसाब से राजस्थान में 25 में 25 जरूर आएगा। क्योंकि आपका ओपिनियन पोल के हिसाब से आप बोल रहे कि 23 सीट आएगा करके, और जो भी ग्राउंड के ऊपर हमारा जो कनेक्ट है, मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है ग्राउंड पे, उसके हिसाब से 2 सीट ज्यादा ही मिलेगा। उधर तक TV9 ओपिनियन पोल गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हमको राजस्थान में 25 जरूर मिलेगा। आप 99% सही है, 23 सीट तो आ ही जाएगा, और 2 सीट भी भाजपा को मिलेगा जरूर, क्योंकि डबल इंजन सरकार काम कर रहा है अभी इधर। इसीलिए अब देखो, जिस दिन मोदी जी तीसरा बार प्रमाण वचन स्वीकार करेंगे ना, राहुल यहाँ पर एक सीट भी छोड़ने को राजी नहीं है। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कहते हैं। लेकिन पहले गाजीपुर के सवाल का जवाब मिल गया। शिव, क्या है आपका जवाब? गाजीपुर में एनडीए 43.26% पे है और इंडिया 33.74% पे है, और यहाँ पे जो अनडिसाइडेड वोट है वो 9.59% है, और अदर्स का वोट यहाँ पे 13.42। ये एनडीए सीट जीत रही है, बीजेपी जीत रही है जी। ठीक है, ओके। लेकिन महिमा जी, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए। हम यूपी का तो बता चुके हैं सारी स्थिति, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं, जबकि उम्मीद जाहिर कर रहे थे वो कि भले ही विधानसभा में ना हाथ में आ पाई हो सत्ता, कम से कम लोकसभा में तो कुछ हो सकता है, लेकिन दिख नहीं रहा ओपिनियन पोल में। माइक अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, बिल्कुल मिल रही है। जय हिंद। नवाज देवबंदी की इन पंक्तियों से शुरुआत करने जा रही हूँ कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। तो ये भाजपा के प्रवक्ता जब बात करते हैं और इतने ओवर कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, तो ये जाहिर हो जाता है कि ये हकीकत से बिल्कुल मुखातिब नहीं है, हकीकत से दूसरी ओर देख रहे हैं। तो ये जो आपने अभी ओपिनियन पोल दिखाया, इसको देख करके यदि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं या कोई भी व्यक्ति अगर बहुत संतुष्ट महसूस करता है, तो हमें लगता है कि वो इस देश की रग रग से वाकिफ नहीं है। इन सर्वेज का जो सैंपल साइज है वो जानना बड़ा जरूरी है राहुल जी। ये सैंपल साइज बताइए, आपके सर्वे का सैंपल साइज आप भी मानती हैं कि कांग्रेस की केवल 2 सीटें आएंगी राजस्थान में? बिल्कुल नहीं मानती मैं बिल्कुल। मैंने अभी आपसे 20 लाख का सैंपल साइज है। आपका सर्वे हकीकत से वो खातिब नहीं मिलेगा। 20 लाख का सैंपल साइज है। मुझे लगता है अब तक के इतिहास में देखें तो इतना बड़ा सैंपल साइज लेकर कभी ओपिनियन पोल नहीं किया गया। ठीक है 1 लाख का सैंपल साइज है ना? 20 लाख 2 मिलियन 20 लाख 20 लाख का सैंपल साइज है, यानी कि देश का लगभग जो जनता है, हमारे देश की जनसंख्या है, उसका लगभग 1 से 2% के बीच में कहीं पर ये आता है। आपको ये जानना चाहिए कि आज इस देश के अंदर लद्दाख से शुरू हो जाइए, सोनम वांगचुक का जहां अनशन जारी है, वहां से आ जाइए नीचे जम्मू कश्मीर जहां 10 वर्ष से चुनाव नहीं हुए, वहां से नीचे पंजाब आ जाइए जहां किसान परेशान हैं, आंसू गैस खा रहे हैं और उनके ऊपर लगातार रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही हैं, वहां बैठे हुए हैं। उसके नीचे हरियाणा में आ जाइए जहां घबरा करके आनंद फानन में सरकार का फेरबदल किया गया है। उसके नीचे मध्य प्रदेश में आ जाइए जहां अभी हमने हाल में देखा था शिक्षकों की हड़ताल हो रही थी। इस प्रकार आप नीचे तक जब चलते जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग आप जो कह रहे हैं आपके पास आता हूं मैं, लेकिन देखिए चुरू बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का वहां टिकट काटा राजस्थान में। रुके 1 मिनट रुके। चुरू से सुरेश पुनिया हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, वो चुरू का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि वहां एग्जिस्टिंग एमपी का टिकट काटा राहुल कसवा का, वो कांग्रेस में चले गए। अब वो पूछ रहे हैं कि चुरू से कौन आगे। हम बात करेंगे इस पर, संदीप और शिव आप दोनों इस पर बताइएगा। लेकिन रामकृपाल जी, राजस्थान का ये ओपिनियन पोल क्या कहना है आपका? देखिए, राजस्थान में जो आपने दिखाया है वो करीब वैसे ही है जैसे कि 19 में हुआ था। एक सीट जी मैं थोड़ा सा एड ऑन कर देना चाहता हूं। इस बार राजस्थान में नया चेहरा लेकर के आए हैं। बिल्कुल जो पुराने चेहरे थे उनको साइड में रख दिया गया है। उसके बावजूद अगर 23 सीटें लेकर आ रहे हैं, ये फैक्टर क्या है? और क्या
अब डबल इंजन की जगह सिर्फ एक ही इंजन मान के चलना चाहिए इस देश में? देखिए, मैं एक चीज आप यूं देखिए राहुल जी, वोट परसेंट जो है कितना था, 53% के करीब आप दिखा रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ी चीज ये हो रही है। जैसे पहले कहा जाता था कि भाई जो विरोधी वोट है उनको जोड़ लो तो भारी पड़ जाएंगे वो, लेकिन मैं जैसा कि देख रहा हूं सर 60% था वोट परसेंटेज बीजेपी, मैं जब देख रहा हूं कि 50% से ऊपर बीजेपी का स्ट्राइक रेट जा रहा है सब जगह पे, तो आप यूं सोचिए कि अगर रेस्ट कोई यूनाइटेड भी है तो भी कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये आंधी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये मोदी के नाम पे जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है। ये 14 में भी यही था, 19 में भी यही था, और 24 में तो उससे ज़्यादा ढंग से दिखाई पड़ रहा है कि 85-90% लोग सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट के नाम पे नहीं। इसलिए मैंने बोला कि अब सिंगल इंजन ही बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कह लीजिए सिंगल इंजन। या सिंगल इंजन, ये बड़ा अच्छा टेक्निकल टर्म आया, इस पे बात आगे करेंगे। लेकिन चुरू से, क्योंकि हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा था, संदीप क्या है उसका जवाब? चुरू से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन इसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जिस समय हमने ये सैंपल लिया तब राहुल कासवान चेंज नहीं हुए थे। तो ये सैंपल बीजेपी के तौर पे लिया गया था कैंडिडेट अनाउंसमेंट से पहले। ओके, तो उस समय की पोजीशन पे बीजेपी जीत रही। परसेंटेज क्या था? 50%, 50.04। देखिए 50.0 और कांग्रेस को इस समय भी 38% वोट मिल रहा था। ये सीट क्लोज थी, राहुल कासवान के जाने के बाद ये बदल सकती। ठीक है, बड़ा अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया कि राहुल कासवा के बीजेपी छोड़ने से पहले का ये आपका सैंपल है और उसमें बीजेपी आगे दिखती है। तो ये क्या होगा आगे देखना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि राजस्थान के बाद एक बहुत अहम और बड़ा सूबा मध्य प्रदेश, उसका ओपिनियन पोल क्या कहता है जल्दी से आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, क्या छिंदवाड़ा का किला इस बार बीजेपी भेद पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए आंकड़े कहते हैं यस, 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही है और कांग्रेस छिंदवाड़ा भी हारेगी। पिछली बार छिंदवाड़ा बचा पाए थे वो 29-0-0। राहुल बिल्कुल, लेकिन इसके ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात और हो जाती है कि 29 सीटें तो आ रही हैं, बीजेपी को वोट कितना मिल सकता है, वोट परसेंटेज भी एक बार बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितने वोट मिल सकते हैं। और वो आपके सामने जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से लगभग 70% आप कह सकते हैं वोट बीजेपी को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर मिल सकता है, और कांग्रेस को लगभग 22% और बाकी अन्य को लगभग 2%। और राहुल पिछली बार से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है बीजेपी को। पिछली बार की बात यह है राजेश, 59% था। मुझे लगता है कि सर अभी मैंने जो बात कही थी, मतलब आप चेहरे बदल रहे हैं, आप नए चेहरों को सीएम बना दे रहे हैं, वो टीम दिखाई नहीं दे रही जो टीम लेकर के आपने 5 साल काम किया था। और उसके बाद में आपका देखिए जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 70%। ये 70% वोट जो है ये टोटल एक पॉजिटिव वोटिंग है और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक चेहरे के लिए कि मोदी पर भरोसा है। वरना 75%, ये 70% आप सोचिए तो 20 आधी चल रही है स्वीप आप। और जैसा मैंने कहा था कि एवरेज जितना अब तक मैं आपका देख रहा हूं शुरू से, हर जगह बीजेपी का स्ट्राइक रेट पहली बार शायद ये हो रहा है कि वो 50% से ऊपर जा रहा है। और जैसा मैं अनुरोध करूंगा अपने मित्रों से कि अगर ये लास्ट तक अगर ये बता दें कि टोटल 543 में से कितने स्टेट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है तो बहुत अच्छा रहे। नहीं, लेकिन अभी तक ज्यादातर हिंदी पट्टी के राज्य है जहां पर बीजेपी ऑलरेडी मैक्सिमम पर थी कई राज्यों में। तो उसको देखते हुए 213 में से 190 बीजेपी के पास या एनडीए के पास और 23 इंडिया के पास जाती दिख रही हैं। आगे जैसे जैसे ये पोल बढ़ेगा, जब नीचे की तरफ आएंगे, साउथ इंडिया की तरफ आएंगे तो देखना होगा। लेकिन एक दर्शक सौम्या सिंह पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो जानना चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली का क्या रहेगा इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से नतीजा। और पूर्वी दिल्ली बहुत इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि यहां से मौजूदा सांसद का टिकट काट के नए प्रत्याशी को टिकट बीजेपी ने दिया। शिव रेडी रहिएगा इसके लिए। लेकिन पार्था हमारे साथ हैं, डेटा मुशाय। पार्था बताइए भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए क्या कहती है आपकी ये मशीन? ये देखिए, एमपी में 2014 में सिर्फ 2 ही सीट कांग्रेस जीता था। एक है कमलनाथ जी का लोकल फैक्टर, ये लोकल फैक्टर के लिए सीट आया था, दोनों सीट, एक गुना में सिंधिया जी और इधर कमलनाथ जी ये सीट जीता था। जो सिंधिया जी अभी बीजेपी में है तो ये सीट 2019 में चला गया। अभी देखिए, जिस स्टेट में लोकल रेजिस्टेंस है उसी स्टेट में थोड़ा बीजेपी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एमपी में देखिए अभी प्रेजेंटली कोई ऑपोजिशन का
मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये नंबर एकदम सही रहेगा। थोड़ा देखना पड़ेगा नीचे का ट्राइबल बेल्ट में कैसे वोटिंग है, मतलब थोड़ा मंडला, धार, ये सब सीट अगर देखेंगे तो मालूम चलेंगे। देखिए राजस्थान आप जो बात किया, तो अगर मैं राजस्थान में आ जाता हूँ, तो राजस्थान में देखिए थोड़ा सा बीजेपी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। ये ऊपर वाला सीट में, ये जो चूरू, ये देखिए, ये जो 3 नंबर सीट मैंने क्लिक किया, ये चूरू, आप देखेंगे ये गंगानगर, आप देखेंगे इधर बीकानेर। तो ये बेल्ट में अभी मालूम नहीं आरएलपी के साथ कांग्रेस अलायंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आप नागौर वाला सीट, ये वाला जो, तो ये एक बेल्ट में है जो आप हम लोग जो शेखावती बेल्ट बोलता है, ये बेल्ट में थोड़ा सा बीजेपी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। शायद धौसा इस साइड में कुछ मीना डोमिनेटेड सीट है जो सचिन पायलट पुराना रिप्रेजेंट करता था, तो उस तरीके से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए टोटल जो नंबर आ रहा है, जो 23 सीट भी आ रहा है, ये लोकल फैक्टर के लिए सीट आ रहा है। मतलब कोई बंदा लोकली कोई सीट या कोई डेमोग्राफी कुछ अलग तरीके से है, उसी लिए सीट आ रहा है। कोई ऑपोजिशन का कोई एक नेशनल लेवल नैरेटिव नहीं हो रहा है जिसका चलते हुए हर सीट में 50,000 या 1 लाख वोट आ पा रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये नंबर एकदम वन साइडेड दिख रहा है। पूरा जो हिंदी बेल्ट आप जो देख रहे हैं वन साइडेड जा रहा है बीजेपी के फेवर में। थोड़ा सा आप हमें मैप भी, जो क्योंकि आप बड़े इंटरेस्टिंग मैप्स लेकर आते हैं पार्था, और उन मैप्स पर बड़ी माइन्यूटली आप वहां पर रिसर्च करते हैं, वो भी आप दिखाइएगा। हम उस बारे में भी बात करेंगे आगे। लेकिन एक चीज, हमारी जो दिल्ली की दर्शक हैं सौम्या, उन्होंने पूछा था पूर्वी दिल्ली में क्या रहेगा आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो हम आपको बता दें सौम्या, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शाम 5 बजे हम आपको आपकी पूर्वी दिल्ली सीट का ओपिनियन पोल बता पाएंगे। लेकिन कैराना, उत्तर प्रदेश के कैराना से बहुत चर्चित सीट है, अभी राहुल जी उसकी चर्चा कर रहे थे, वहां से सतीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं और वो कैराना सीट का हाल जानना चाहते हैं कि कैराना पर हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, और इसको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। शिव और संदीप, मुझे लगता है जयशंकर जी, लेकिन अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। मध्य प्रदेश, जो बात मैं कह रहा था कि सब कुछ बदला फिर भी 29 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में अभी बिल्कुल डेट अनाउंस होने से पहले आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं और फिर भी 9 सीटें आपको मिल सकती हैं। तमाम मुद्दे, तमाम तरीके के जितने भी नेता हैं वो एक तरफ हो गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरफ है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री अकेले ही हैं, काफ़ी हैं, सबके ऊपर भारी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए राहुल, पहली बात तो ये है, ओपिनियन पोल्स को मैं इंटरटेनमेंट से अधिक कभी मानता नहीं रहा, कभी नहीं मानता, अभी भी नहीं मानता हूँ मैं। पहले वो इंटरटेनमेंट थे, अभी किसी खास राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए समर्थन बढ़ाने का एक कवायद हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आप राजस्थान का दिखा रहे थे, वोट परसेंटेज की बात दिखा रहे, अभी हमने किसी एक और टीवी चैनल पे देखा, उसने बताया कि साहब राजस्थान में बीजेपी को 60% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 39% वोट मिल रहा है, अदर्स को 11% मिल रहा है, मतलब 110% वहाँ वोट पोल होगा। उसी तरह से फिर सीटें भी बदल जाएंगी, जो 25 के बजाय 28 हो जाएंगी, 7 के बजाय 8 हो जाएंगी। नहीं, लेकिन जयशंकर जी अभी एक पोल में आपको क्या दिखता है? मैं इनका तो 100 पे ही आ रहा है ना, वो तो आपका 100। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल जो दिखा रहे हैं, अचानक दिखा रहे हैं। मेरा मानना ये रहा है कि ओपिनियन पोल करने वाले पोलस्टर, ओपिनियन या एग्जिट पोल करने वालों को नतीजे के दिन अनिवार्य रूप से बैठा कर रखना चाहिए, और अगर गलत साबित होते हैं तो उनको कहिए कि माफी मांगे पब्लिक से, और अगर सही साबित है तो उनकी वहीं पे पीठ थपथपाइए। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है लेकिन ये मित्र हमारे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि देखिए, एक बात जयशंकर जी कह रहे हैं सही है, लेकिन देखिए होता क्या है, ये एवरेज ले लीजिए अगर आप, तो जैसा इन्होंने ही कहा कि जो चैनल अभी दिखा रहा था वो भी 50+ दिखा रहा था, यानी वो 60%, ये 53% दिखा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भी बीजेपी के फेवर में आ रहा है वो स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर जा रहा है, इतना मान लीजिए। और रामकृपाल जी, एक बार उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ पोलस्टर से शिव हैं, पीपल इनसाइड से संदीप है। बताइए भाई, आप लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है, जवाब दीजिए। जी, अब मैं हर पोलस्टर के लिए तो नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ हमारा पोल सबसे ज़्यादा सैंपल के साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने सैंपल लिया है। हमने ऊपर ही ऊपर से सर्वे नहीं कंडक्ट किया है कि हर स्टेट में हमने टोटल सैंपल लिया और फिर क्या, हमने हर असेंबली में जाके सैंपल लिया है। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि हमने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टेट में बता रहे हैं कितनी सीट मिलेंगी, इतनी सीट मिलेगी। हम आपको सीट वाइज परसेंटेज भी दे रहे हैं, एक एक डिटेल आपको दे रहे हैं। मैं बाकियों के लिए बात नहीं कर सकता, हमारे लिए बात कर सकता हूँ। हम लोग बिल्कुल सही बात, पूरी कोशिश है। और आखिरी एक बात समझ गए हम, लेकिन मुझे लगता है
उसमें आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जरा हमारे जो दर्शक हैं वो भी वेट कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। सतीश कुमार ने पूछा कैराना के बारे में, बताइए संदीप क्या है आपके पास इसका आंसर? कैराना बीजेपी जीत रही है जी, उसको 54.58% वोट मिल रहा है। 54.58, आधे से भी ज्यादा बड़ा आपने यहाँ पे मार्जिन बताया। लेकिन चलिए जल्दी से इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। भाई महिमा जी, सवाल यह है कि हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी तक ओपिनियन पोल में जो 23 सीटें आपके पास आ रही हैं वो भी लोकल फैक्टर पर आ रही हैं। एक जो पीएम मोदी की सेंट्रल लीडरशिप का जो चार्म है बीजेपी के फेवर में, वो आपके फेवर में आपके लीडर का नहीं दिखता। मतलब 2 सीटें इनके पास में, 23 नहीं, 23 तो बीजेपी के पास में, 2 इनके पास जाती नहीं, मैं और बात कर रहा हूं। 190 और 23 जो ऊपर दिख रही है। हाँ बताइए महिमा जी। सबसे पहले तो समीर जी, अगर परसेप्शन को कहा जाए कि इन्फ्लुएंस करने का कोई शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है ना, तो वो यहाँ आप लोग इस समय पेश कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि आपका ये जो शो है, परसेप्शन को किस तरह से मोड़ा जाना चाहिए, चुनाव के दिन जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आज आपके यहाँ जो हो रहा है, और 0.1 से भी कम प्रतिशत आपका सैंपल साइज है देश की जनसंख्या का, बावजूद उसके ये जो ओवर कॉन्फिडेंस इन ओपिनियन पोल्स में झलकता है, ये गजब का होता है। तो मैम किस ओपिनियन पोल में 140 करोड़ लोगों की राय ली जाती है? मैम वो तो इलेक्शन होता है। सुनिए, किस सर्वे में मैम? मुझे इस बात की श्योरिटी है कि आपके ओपिनियन पोल में ना तो सोनम वांगचुक के साथ आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों से पूछा गया है, ना गिरिराज सिंह के उन भाजपा प्रवक्ताओं से पूछा गया है जिन्होंने गिरिराज सिंह को जिस जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है, महिमा जी, जिस जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है वहां पूछा गया है। सुनिए, जिस जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है वहां से पूछा गया है। राहुल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि जब 10 साल से एक पार्टी सत्ता में होती है, और वो भी इस तरह की पार्टी जो किसी को भी उठा करके जेल के पीछे डाल देती है, एक आम जनता के अंदर एक दहशत बन जाती है। ये जो ओपिनियन पोल है, इसमें वो सच कह रहे हो, अपने मन की बात कह रहे हो, ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि एक बात साफ बताइएगा। दूसरी बात नहीं, हस्तक्षेप मत करने दीजिए। आपके हिसाब से कांग्रेस पूरा देश में आपस में मत लड़िए। अनिल सिंह आरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बिहार के आरा का हाल जानना चाहते हैं। भाई हमारे जो पोल एक्सपर्ट है तैयार रहिए, आपके पास आ रहे हैं हम। लेकिन इससे भी आइए, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, और गुजरात में बीजेपी लगातार झंडे गाड़ रही है कई लोकसभा चुनावों से, कई विधानसभा चुनावों से। वहां क्या रहेगा इस बार के लोकसभा चुनावों में हाल ओपिनियन पोल के मुताबिक, जल्दी से आपके सामने सबसे पहले सीटें लेकर आते हैं। देखिए गुजरात का ओपिनियन पोल यह कहता है कि इस बार भी वही बीजेपी 26 की 26 सीटें, किसी पार्टी को कुछ नहीं, कांग्रेस को कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें अनाउंस भी कर दी, उसके बावजूद 26 की 26 बीजेपी के पास। राहुल, बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी देखिए स्थिति। अब वोट परसेंटेज भी आपको बता देते हैं, कितना वोट किसको मिल सकता है। बीजेपी को 75% से ज्यादा वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 15% वोट मिल सकता है, और बाकी अन्य को लगभग 1.5% वोट मिल सकता है। राहुल 12% ज्यादा है पिछली बार से। पिछली बार बीजेपी को 63% वोट था, इस बार 75। जयशंकर जी, जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है। वोट परसेंटेज आपको देखिए, मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से बढ़ा, 70%, यहाँ 75% वोट मिल सकता है। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जयशंकर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन 2 बड़ी पार्टियों के बीच में टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी के पास एक लीडरशिप है, एक चेहरा है। कांग्रेस के पास में कोई चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, खासतौर से यूपी जैसे राज्य में, जहां पर कि अमेठी, रायबरेली जैसी सीट्स होती थी, राहुल सोनिया गांधी होते थे, वो वहां पर नहीं है। राहुल गांधी वायनाड चले गए। ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि शायद ये एक मैसेजिंग है और इसका फायदा बीजेपी को और ज्यादा मिल रहा है? पता नहीं, ये तो देखिए शिव भी अपने ओपिनियन पोल के बारे में बता रहे थे कि अभी तक बहुत राज्यों में गठबंधन की स्थिति साफ नहीं है और उम्मीदवारों के नाम भी नहीं आए हैं। तो उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद या गठबंधन की स्थिति साफ होने के बाद भी हो सकता है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, वो पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये ओपिनियन पोल्स हैं और इनको हम लोग मान के चल रहे हैं कि नतीजे हैं उस हिसाब से खुश हो रहे हैं और उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ओपिनियन पोल है जो पल पल बदलने वाला है। कब कौन सा इशू हावी हो जाएगा उसके हिसाब से मतदाता क्या तय करेगा ये नहीं कर सकते। देखिए राजस्थान में बता रहा था, राजस्थान में सरकार बनी और उसके तुरंत बाद गंगानगर जिले में एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो भाजपा का उम्मीदवार था उसको सरकार ने राज्य सरकार में मंत्री बना दिया
लेकिन वो बिल्कुल सही बात है सर, हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं हार गई कि ये ओपिनियन पोल है, हम नहीं कह रहे कि फाइनल रिजल्ट तो वो भी बार बार कह रहे हैं कि लोगों के ओपिनियन के आधार पर निकाला गया एक लेकिन निष्कर्ष। गौरव, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जयशंकर जी, वो सवाल इस ओपिनियन पोल से थोड़ा सा इतर है, थोड़ा हटके, पहले जवाब दे देते हैं फिर उसके बाद बिल्कुल। अनिल सिंह आरा से जो सवाल पूछ रहे थे, क्या कहना शिव आपका उस पर? आरा से एनडीए जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, 55% वोट है, इंडिया का 30% के करीब वोट है और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 15% के करीब है। ठीक है, तो आरा से बीजेपी जीत रही। आपके ऊपर सवाल जो पूछ रहा था मैं जयशंकर जी से, वो मेरा पूछने का मतलब सिर्फ है कि एक तरफ एक पार्टी एक चेहरे के साथ में उतरी हुई है, उसने अपनी 50% से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट को अभी जारी कर दिया है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी एक तो ये तय नहीं कर पा रही कि उसके बड़े नेता कहां से जाएंगे, दूसरा गठबंधन तय नहीं हो पा रहा है। क्या ये फैक्टर्स काम करेंगे जो हमें अभी ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, शायद मुझसे सवाल है। नहीं, मुझसे मैं हाँ आपके पास फिर आता हूँ, पहले रामकृपाल जी से एक बार। मुझसे उन्होंने कहा है, बिल्कुल आपने जितने सवाल पूछे हैं बिल्कुल जो आपने कहा है सही है, और मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, उनको क्वांटिफाई कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि जैसा जयशंकर जी ने कहा कभी अलायंस हुआ नहीं है, आप मुझे बताइए 22 जनवरी के बाद से अब तक अपोजिशन ने कोई भी, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे कांग्रेस हो, कोई अब तक कोई टारगेट दिया है कि हम 270 या 272 सीट लेने जा रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। बल्कि ये भी नहीं कहा कि हम मोदी को या बीजेपी को रिप्लेस कर रहे हैं इस बार। अब बहस इस बात पर हो रही है कि आप 400 कैसे कह रहे हैं, यानी कंसीड कर लिया है कि बीजेपी तो आ रही है, वो जो चैलेंज कर रही जिस फिगर को, उसको कैसे कम किया जाए। आप बताइए, न कोई नारा आपने दिया, न कोई चेहरा है। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये वन वे ट्रैफिक है। और एक बात आपको बता दूं, एक किसी साहित्यकार की लाइन है जो इसके बारे में फिट होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अभी तक आया इंडिया का। बस एक लाइन और देखिए, जीवन वोटर्स का बहुत आसान होता है जब उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता। कोई विकल्प नहीं है इस समय राष्ट्रीय स्तर पर, और ये बड़ी बात कह दी सर आपने, ये बहुत बड़ी बात कह दी, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जमशेदपुर से हमारे दर्शक संजय सिंह पूछना चाहते हैं झारखंड के जमशेदपुर के बारे में। बताइए संजय तिवारी जमशेदपुर से, बताइए संदीप क्या है आपके पास आते हैं, जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं। लेकिन राजेश, यहां पर प्रशांत हमारे साथ हैं बीजेपी से। प्रशांत, सवाल यह है कि नॉर्थ में या जिन स्टेट्स में हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2019 में वही नतीजे आपके पास थे और तब आप 303 पर थे। बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीटों का जो आंकड़ा रखा है, उसके लिए तो ये तो जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या प्लान है आपका? देखिए, अभी जो 303 थे, यूपी में कितना था हमारा 62, अब इस बार कितना बता रहा है? आपका ओपिनियन पोल में ही 73 बता रहा है, CNN का ओपिनियन पोल बता रहा है 77, एंड जो भी मध्य प्रदेश 29 पे 29, उधर जो परिवारवाद का नकुल नाथ है वो भी हारने वाला है इस बार। गुजरात में 26 आ जाएगा, राजस्थान में 25 आ जाएगा, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, अब गिनते जाइए। एंड अभी साउथ का बारे में बात किया तो जो आंध्र प्रदेश में पिछला बार बीजेपी एनडीए अलायंस में नहीं था, सिर्फ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था इधर। इस बार एनडीए में टीडीपी और जनसेना के साथ जुड़ने के बाद इस बार आंध्र प्रदेश में 20 सीट आने का सोचे, क्योंकि इस बार एनडीए का वोट परसेंटेज आंध्र प्रदेश में 46% से ज्यादा रहेगा। तेलंगाना में 8 सीट लेने का सोचा, 8 से 10 सीट। अच्छा ठीक है, ओके, पूरा जुड़ा तो ओके। अभी क्योंकि तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, नीचे जो हमारी ट्रेन आ रही है सर्वे वाली, वो बता रही है कि कैसे आगे आने वाले राज्यों के कौन से वो राज्य हैं जिनके बारे में ओपिनियन पोल हम दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले संजय तिवारी जमशेदपुर से जानना चाह रहे थे, जमशेदपुर के बारे में बताइए क्या है आपके पास, संदीप और शिव। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसको 60% वोट मिल रहा है। 60%? हाँ जी, जमशेदपुर में। हाँ जी, और 13% वोट अनडिसाइडेड। ठीक है, तो जमशेदपुर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये हमारे ओपिनियन पोल में दिखता है, लेकिन ये ओपिनियन पोल है, अनुमान है। और एक और बड़ी बात बता दें अपने दर्शकों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कभी भी TV9 भारतवर्ष पर आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल आ चुका है। मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में सारी सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही है उनके नेतृत्व में, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में जा रही है। तो उनसे इस बारे में जरूर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा जादू उन्होंने चलाया है जो इस तरह का वोट परसेंटेज भी आ रहा है। जमशेदपुर की बात हुई है जयशंकर जी, माना यह जा रहा था कि
हेमंत सोरेन को जो अरेस्ट किया गया है, आदिवासियों की जो नाराजगी है, हो सकता है कि इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े, पर यहाँ तो तस्वीर और ही दूसरी देखने को मिल रही है। 60% वोट देखने को मिल रहा है और वो भी सीट बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या स्थिति ये बन गई है कि हर स्टेट में लोगों ने तय कर लिया है कि विधानसभा में जो रीजनल लीडर है वो रहेगा, वो पार्टी रहेगी, लेकिन नेशनल लेवल पर चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाना है, इसलिए जिताना तो लोकसभा में बीजेपी को। 2019 में तो यही हुआ था। राज्यों में जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकारें बनी थी, कर्नाटक में भी बनी थी, बाद में बदल दी गई थी। तो लेकिन उसमें लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। इसमें कहीं ये बात सही बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे आपने कहा कि विकल्पहीनता जो है वो कोई बहुत बड़ा कारण बन रही है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि 2004 में जब चुनाव हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। उस समय भी टीना फैक्टर ही चल रहा था। कांग्रेस ने कोई दावा नहीं किया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं या हम अपने दर्शकों को बता दें, टीना का मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये फैक्टर जो चुनाव में जिसकी बात की जाती है